जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और ये जो हमारे सिलेबस का सेकंड मेजर टॉपिक है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक है और उसके बाद एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। चार मेजर टॉपिक्स या एरियाज हैं हमारे सिलेबस के, हम जिक्र करते रहते हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फॉरेक्स एंड रिस्क हैजिंग, और चौथा शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और फिर बाकी अदर्स की कैटेगरी में सारे टॉपिक्स आते हैं। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने टॉपिक्स कर लिया। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मोर अबाउट डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन। इसमें हमने पहले डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन के फंडामेंटल्स, फिर वैक कैलकुलेशन, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, और अब आ गए हम रिस्क रिटर्न थ्योरीज। एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया की अगर डायसेक्शन करें, हम बाइसेक्ट करें इसे, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को मल्टीपल एरियाज में डायसेक्ट करें अगर हम, तो पहले फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन के, डीआर डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद वैक की कंप्यूटेशन। मोटे मोटे एरियाज में अगर हम अपने इस सेकंड मेजर एरिया को डायसेक्ट करें इनटू मेजर एरियाज एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, जो ब्रॉड कैटेगरी है, तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हैं। वैक कंप्यूटेशन है जिसमें केईई कंप्यूटेशन, केडीडी कंप्यूटेशन, वैक है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं। याद दहानी, बार बार मैं ये रिपीट इसलिए करता हूँ कि हमारे जहन में बैठ जाए, हमारी पूरी सीक्वेंस खाका। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बाद आती हैं रिस्क रिटर्न थ्योरीज। और जब हम ये पढ़ लेते हैं तो फिर हम आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे की डिटर्मिनेशन। और फिर आखिर में आता है हमारा टॉपिक एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो इस वक्त हम इसका जिक्र कर रहे हैं, ये एक मेजर हेड है हमारा। हमारे चार मेजर एरियाज हैं, जैसे मैं जिक्र करता हूँ। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, फिर फॉरेक्स एंड रिस्क हैजिंग। फॉरेक्स के साथ उसमें डिफरेंट अदर रिस्क की भी हैजिंग, फेयर वैल्यू रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क। फिर उसके बाद शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये चौथा टॉपिक हो गया बड़ा। फिर एक अदर्स की कैटेगरी आती है जिसमें वर्किंग कैपिटल, रेशियोज, फोरकास्टिंग, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, ये सारे टॉपिक उसमें आ जाते हैं। तो हम अपने सिलेबस के चार बड़े हेड्स की बात करते हैं। एक हेड बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसके काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है ये हमारा मेजर एरिया एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कुछ हफ्तों से द थर्ड वीक है हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने बेसिक बात की, कॉन्सेप्ट्स की, कि व्हाट इज द राइट डिस्काउंट रेट। इसकी थीम, ब्रॉड थीम इसकी डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन है इस एरिया की, क्योंकि इसी में हम अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। तो पहला इसका जो मेजर एरिया है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, समझना है कि वाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्यूटेशन, के ई कंप्यूटेशन, के डी डी कंप्यूटेशन, फिर वैक, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ट्रेडिशनल एम एम बिफोर टैक्स यानी विदाउट टैक्स, एम विथ टैक्स। और फिर उसके बाद आ गई रिस्क रिटर्न थ्योरीज जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी शुड, ये कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है हमारी जहन में कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका सफिक्स क्या है, हमारी ये लड़ी कैसे कनेक्टेड है। ये कनेक्टिविटी होती है दिमाग में तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट समझ में आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या लिंक है आगे टॉपिक से। इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में से एम थ्योरी विथ टैक्स, इसमें एम थ्योरी विथ टैक्स, और इसमें से CAPM। जब इन दोनों की हम, एक की कढ़ाई दूसरे का तड़का, एक की आइसक्रीम दूसरे की टॉपिंग, जब हम ये करके पहुंचेंगे तो फिर हम मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन के काबिल हो जाते हैं। इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिटर्मिनेशन के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम हैं पोर्टफोलियो थ्योरी, CAPM के टॉपिक पे। रिस्क रिटर्न थ्योरीज, ये दो मॉडल्स है, थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है पोर्टफोलियो थ्योरी और दूसरी CAPM।
और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस एरिया में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट वाइडली एग्जामिन, सबसे ज्यादा एग्जामिन जो इस एरिया में टॉपिक हुआ है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। इसके अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस भी हमने सबसे ज्यादा किए हैं, जो बुकलेट हमारी प्रैक्टिस की आप देखेंगे सबसे ज्यादा हैंडआउट्स भी इसी एरिया के नजर आएंगे आपको, सीएपीएम के। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। और ये वेबिनार्स का मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं चीज़ों को कनेक्ट करा दूं, विंडो ओपन कर दूं। इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द सीएपीएम के लेक्चर्स और जो 10-15 क्वेश्चंस की पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस हुई है वो तो वहाँ मौजूद है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी यहाँ से अब आज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रीएम्बल दे दिया कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ये सुपर एग्जाम परस्पेक्टिव से ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। पोर्टफोलियो थ्योरी पे आ जाएं आप। पोर्टफोलियो थ्योरी की पैदाइश के मकासद क्या है, ये थ्योरी क्या बताती है। ये थ्योरी नाम तो पोर्टफोलियो है लेकिन ये हमें बताती है फॉर अ सिंगल एसेट या पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। पोर्टफोलियो का मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के शेयर। एक ए कंपनी के आपके पास 5 लाख शेयर्स हैं, ये एक एसेट है। ए कंपनी के 100 शेयर्स हों, बी कंपनी के 100 शेयर्स हों, ये पोर्टफोलियो बन गया, क्योंकि टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म एन एस पोर्टफोलियो। यहाँ हम वर्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी ये सब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एसेट, इन्वेस्टमेंट क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उन्हें इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिक्योरिटीज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो मैं कहूँगा ये पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है, ये पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स है। इंटरचेंजेबली मैं ये वर्ड यूज करूंगा, इनका सब मतलब वही है, एसेट्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स। राइट। तो फॉर अ सिंगल एसेट और फॉर अ एंड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट, ये थ्योरी हमें बताती है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। जब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक एसेट में कर रहे हैं या पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में कर रहे हैं, तो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न उससे कितना मिलेगा कैसे फाइंड आउट करें, और उसमें रिस्क कितना है उसको कैसे क्वांटिफाई करें। इसकी जो ब्यूटी है ना, अगर आप मुझसे पूछें, वो कि इट हेल्प्स अस क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। जनरली रिस्क इज अ क्वालिटेटिव टर्म। रिस्क इज जनरली अ क्वालिटेटिव टर्म, सब्जेक्टिव टर्म। हम नहीं कहते यार ये चीज बड़ी रिस्की है यार, ये नहीं करो, यार इसमें बड़ा रिस्क फील हो रहा है। यू नो, वी डोंट पुट अ नंबर टू रिस्क जनरली कि यार इसमें रिस्क 5.0 है, इसमें रिस्क 3.1 है, इसमें रिस्क 8.0 है। ऐसे नहीं कहते जनरल डिस्कशन में। हम कहते हैं ये बहुत रिस्की है, ये लेस रिस्की है। जनरली रिस्क इज अ सब्जेक्टिव फिनोमिना इन आवर लाइफ। हम नहीं कहते यार ये काम बड़ा रिस्की है यार, यार मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है, यार मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो डर, रिस्क, ये सब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। हम जनरली अपनी डिस्कशन में हमारा माइंड ऐसे ट्यून्ड है, हमने नंबरिंग नहीं करते उसमें कि यार इसमें जो रिस्क है ना वो 35% है, इसमें रिस्क ना 65% है, ऐसे नहीं कहते हम। रिटर्न में तो हम कहते हैं मुझे इससे 12% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, मुझे इससे 18% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। लेकिन रिस्क को क्वांटिफाई नहीं करते। इस थ्योरी की जो ब्यूटी है कि इसने हमें इसकी क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क सिखाई है। ये इसका बहुत बड़ा एहसान कह लें या बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल मेजर ये है कि इसने हमें क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क सिखाई है इस पोर्टफोलियो थ्योरी ने। ठीक है। ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। दिस थ्योरी हेल्प्स अस कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, पुट अ नंबर टू रिस्क। ये इसकी समझे कह लें कि अचीवमेंट है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि लेट्स से एक सिंगल एसेट है, उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तो ये थ्योरी कहती है कि जी सिंगल एसेट के लिए expected return is very simple. It is the weighted average of all probable returns expected from the asset। और रिस्क के लिए लेट से अगर आपको किसी एक एसेट से ये है कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि जी वो हमें 12% रिटर्न देगा, 10% प्रोबेबिलिटी है कि जी हमें 12% रिटर्न देगा,
50% प्रोबेबिलिटी है कि ये एसेट 15% रिटर्न देगा, रिमेनिंग 40% प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ये 18 भी दे दे। तो इन सब का वेटेड एवरेज कर लें, इन सब का वेटेड एवरेज कर लें, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ये थ्योरी ये कह रही है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। जब इंसान कोई इन्वेस्टर किसी एसेट से अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है तो ये थ्योरी कह रही है ऐसे करता है। जो रिस्क है, रिस्क की क्वांटिफिकेशन के लिए इसने कहा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स फाइंड आउट करें। इस थ्योरी ने हमें इन्वेस्टर माइंड ये बताया कि रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी। कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, उससे आपको मेजर करें आप रिस्क। अगर एक एसेट है जिसमें ये सिचुएशन है, एक दूसरा एसेट है जिसमें लेट सपोज करें कि वेरिएशन कम है, यहाँ हमें है 12%, यहाँ आ रहा है कि जी 13%, यहाँ आ रहा है जी हमें लेट से 14%, तो हमें ये रिलेटिवली लेस रिस्की लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। या जिसमें लेट से ये हो गया 14%, ये हो गया 15%, लेट से जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें रिस्क की फीलिंग होगी। इस थ्योरी ने हमें ये बताया, इस पोर्टफोलियो थ्योरी ने, इट हैज़ हेल्प्ड अस क्वांटिफाई रिस्क, पुट अ नंबर टू रिस्क। ये इस थ्योरी का फ़ायदा है। ये थ्योरी हमें सिंगल एसेट का भी रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाती है। ये थ्योरी हमें पोर्टफोलियो, एक से ज़्यादा एसेट्स हो उसका रिस्क और रिटर्न क्वांटिफाई करना भी सिखाती है। ये थ्योरी क्या जो बेनिफिट है वो सिंगल एसेट के साथ साथ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स की भी ये थ्योरी बात करती है। और ये थ्योरी हमें कहती है कि यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स के लिए इट कुड बी आरपी। ये थ्योरी हमें मॉडल देती है कि आप फिर वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें। दो दो एसेट्स हैं तो उनकी वेटेजेस की बेसिस पे उनके रिटर्न्स आप वेटेड एवरेज कर लें। ये उनका पोर्टफोलियो रिटर्न है। फिर इस तरीके से ये थ्योरी उसका हमें पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला देती है। ये यहाँ पे हम सीखते हैं, यहाँ हम काफ़ी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं इस थ्योरी के अंदर। ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्स क्या है, ये वेटेजेस हैं इसके, ये इस पूरे फार्मूलाज हम फिर इसमें पढ़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये फार्मूले के पीछे ये फार्मूला ड्राइव हुआ है विद दिस फार्मूला। यहाँ से समझें इसकी असास है A² प्लस B² प्लस 2AB। इफेक्टिवली ये उसी फार्मूले की कड़ी है। ठीक है कि वेरिएंस इज लाइक दिस, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ हम पोर्टफोलियो थ्योरी में काफ़ी स्टैट्स की चीज़ें पढ़ते हैं, स्टैट्स के फार्मूलाज पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ते हैं कि इनकी यूटिलिटी परस्पेक्टिव से। तो ये थ्योरी हमें क्या बता रही है, पोर्टफोलियो थ्योरी हमें सिंगल एसेट एज वेल एज पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न और साथ में उसका रिस्क कंप्यूट करना सिखा रही है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी इज डूइंग, दिस इज हेल्पिंग अस पुट अ नंबर टू रिस्क एंड पुट अ नंबर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरी के टेस्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न की क्वांटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, प्रोबेबिलिटी से भी हम ऐसे ही निकालते। इस थ्योरी का जो कमाल है वो ये है कि इसने हमें क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क समझाई है। दिस हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है। सो सिंगल एसेट और पोर्टफोलियो, फिर पोर्टफोलियो में टू एसेट पोर्टफोलियो, और फिर टू एसेट पोर्टफोलियो के बाद फिर नेक्स्ट है थ्री एसेट पोर्टफोलियो। फिर थ्री एसेट पोर्टफोलियो का हम पूरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, RP इज RA बार XA। तीन एसेट्स हों, अगर तीन एसेट्स तक के पोर्टफोलियो का है, चार एसेट्स फिर हमारे उसमें नहीं है, RB बार XB, RC बार XC। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का वेटेड एवरेज, XA XB XC, ये सब वेटेजेस हैं फिर, राइट।
वेटेजेस बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ये भी बात याद रखनी है, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज, वेटेजेस बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज। दिस इज पोर्टफोलियो रिटर्न का, थ्री एसेट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर इसका रिस्क, और रिस्क कैलकुलेट होता है सिग्मा पी इज इक्वल टू, इसका फिर पूरा फॉर्मूला है सिग्मा ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, सिग्मा सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। काफ़ी लंबा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा आसान फॉर्मूला है याद करने के हवाले से। फिर हमने इसकी पूरी डेरिवेशन समझाई है। टू को रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ए बी, सिग्मा ए एक्स ए सिग्मा बी एक्स बी, प्लस टू को रिलेशनशिप बी सी सिग्मा बी एक्स बी सिग्मा सी एक्स सी, प्लस टू को रिलेशनशिप ए सी सिग्मा ए एक्स ए सिग्मा सी एक्स सी। ये हम समझाते हैं कि इनमें हर टर्म एक रिलेशनशिप को डिनोट करती है। ए बी बी सी सी, अगर आप देखें ये ए बी, ये बी सी, ये ए सी, दो किसी भी दो एसिड्स का आपस में रिलेशनशिप है। जो इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ बताते हैं वो ये कि पोर्टफोलियो रिटर्न डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इंडिविजुअल एसेट रिटर्न्स एंड देयर वेटेजेस, वेयर एज पोर्टफोलियो रिटर्न तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल एसेट्स के रिस्क एक्स सिग्मा ए सिग्मा बी, देयर रेलेवेंट वेटेजेस, एंड द थर्ड थिंग इज द को रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्चुअली, राइट। So portfolio risk depends on तीन factors, portfolio return depends on two factors, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो थ्योरी में मैं एक विंडो जैसे ओपन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बुनियादी बात बता रहा हूँ, फॉर्मूला उनकी डेरिवेशन एप्लीकेशन आपको लेक्चर से मिलेगी कि पोर्टफोलियो थ्योरी हमें हेल्प करती है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क की क्वांटिफिकेशन में ऑफ इंडिविजुअल एसेट भी, टू एसेट पोर्टफोलियो भी, थ्री एसेट पोर्टफोलियो भी। फिर उनकी डिफरेंट हम कंप्यूटेशंस करते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज हैं जो हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स में किसी ज़माने में शुरू में पढ़े हैं, वो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला है, टू एसेट स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, थ्री एसेट पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, जो काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यू कैन रिकंस्ट्रक्ट इट एज एंड व्हेन, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी खैर फॉर्मूला शीट आपके पास होती है एग्जाम में, बट इसे हमने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। फिर हमने यहाँ पे आपको ये भी बताया कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएंस रिलेशनशिप, जब भी दो एसिड के दरमियान मेजर होता है वो दो तरीकों से स्टैटिस्टिकली मेजर होता है रिलेशनशिप। बिटवीन रिटर्न्स ऑफ टू एसिड्स, वो एक कोवेरिएंस है, वी कॉल इट कोवेरिएंस। रिलेशनशिप हमेशा किसी भी एसिड, दो एसिड्स के दरमियान रिलेशनशिप आप मेजर करते हैं, दो एसिड्स के दरमियान यू ऑलवेज मेजर रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू एसिड्स। कोवेरिएंस एक टर्म है और को रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ये दूसरी है। एक कोवेरिएंस है, दिस कुड बी पॉजिटिव, दिस कुड बी नेगेटिव, इसकी रेंज है, इट कुड बी एनी नंबर पॉजिटिव, इट कुड बी एनी नंबर नेगेटिव, ये बात हमने की है। फिर इसमें स्टैंडर्ड बात यह है कि रिस्क, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो रिस्क को मेजर करती है, इट कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो और जीरो इक्वल टू, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ये बोटी बोटी बातें हमने की हैं, ये हमने कैलकुलेशंस आपको सिखाई हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, फॉर्मूला के बेसिक्स क्या हैं, इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ऑल दिस यू विल फाइंड इन द लेक्चर्स। तो दिस इज appears a bit technical, a bit difficult, but it's not that। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि really not that difficult, right? You have covariance relationship। जब आप रिस्क की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी वहां पे कहा कि जब भी आप टू एसेट पोर्टफोलियो हो या थ्री एसेट पोर्टफोलियो हो,
आप जब भी रिस्क कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: इंडिविजुअल एसेट्स के रिस्क, उनकी इंडिविजुअल वेटेजेस, और उनका रिलेशनशिप बिटवीन आपस में उनके रिटर्न्स का। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: रिस्क, देयर वेटेजेस एंड देयर रिलेशनशिप्स। So portfolio theory, again, let's have a recap. What is in portfolio theory? Portfolio theory में हम individual asset, two asset और individual asset portfolio में two asset portfolio, three asset portfolio का return और risk कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये अपेरेंटली आपको फॉर्मूलाज स्टैट्स के अजीब नजर आएंगे, बट दिस इज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही इजी और मार्क गेनिंग क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें आप नंबर पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये थ्योरी, पोर्टफोलियो थ्योरी, एक तो जैसे मैंने कहा ना, ये पोर्टफोलियो थ्योरी हमें हेल्प करती है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, असल बात है रिस्क की क्वांटिफिकेशन ऑफ सिंगल एसेट as well as portfolio of assets. It helps us calculate, जिसमें टू एसेट पोर्टफोलियो भी है और जिसमें थ्री एसेट पोर्टफोलियो भी है। इट हेल्प्स अस सिंगल एसेट पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क की क्वांटिफिकेशन करना ये हमें सिखाती है ये थ्योरी, राइट। साथ में इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस। इट हेल्प्स अस इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इट हेल्प्स अस इन दिस, इट आल्सो हेल्प्स अस इन दिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न, बल्कि रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न नोट करूं, तो ये बहुत ही आसान काम है। जो ये थ्योरी ना भी बताए तो भी शायद हम ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन करती ये इसी तरीके से, मतलब हम करेंगे, ये थ्योरी एम्फेसाइज ना भी करे। लेट सपोज करें एक आपके पास पोर्टफोलियो है पी, एक पोर्टफोलियो है क्यू, एक पोर्टफोलियो है आपके पास आर। इसका रिटर्न है 6% और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है 12%। इसका रिस्क है जनाब 5% और ये रिटर्न दे रहा है 14%। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखें, जितना रिस्क, रिस्क एंड रिटर्न शुड गो इन हैंड इन हैंड। रिस्क बढ़े तो रिटर्न बढ़ना चाहिए, और रिस्क कम हो तो रिटर्न कम हो, तो समझ में आता है कि दोनों पोर्टफोलियो एफिशिएंट है या दोनों एसेट एफिशिएंट है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, पी और क्यू को, तो इफ यू लुक एट बोथ, यहाँ रिस्क कम हो गया लेकिन रिटर्न फिर भी बढ़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज बेटर। अगर मुझे चॉइस हो टू पिक वन ऑफ द टू, अगर मुझे चॉइस हो कि मैं पी या क्यू में से कौन सा सेलेक्ट करूं, तो डिसीजन आसान है ना कि भाई कम रिस्क है और रिटर्न ज्यादा है, आई शुड पिक वन। तो मैं कहूंगा दिस इज एफिशिएंट, Q is efficient as compared to P। P से कंपैरिजन में एफिशिएंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है एक और पोर्टफोलियो हो जिसका रिस्क 5% ही हो लेकिन वो रिटर्न 16% दे रहा हो। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये इन दोनों से बेहतर है ना। मैं कहूंगा R इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू बोथ, टू P एंड Q। अब P was efficient, Q is efficient as compared to P, but in comparison to R, ये inefficient है। कंपैरेटिव है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं P और Q का कंपैरिजन कहूंगा तो कहूंगा Q बेहतर, Q बेहतर, Q बेहतर, लेकिन जब Q और R कहूंगा तो कहूंगा कि Q बेकार है, R बेहतर। तो Q is efficient as compared to P, but Q is inefficient as compared to R वर्सेस R। R के वर्सेस में ये इनएफिशिएंट है।
ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, रिलेटिव एनालिसिस है। तो ये थ्योरी हमें कंपैरेटिव या रिलेटिव एनालिसिस में हेल्प करती है। 5% रिस्क पे मिलता कितना चाहिए ये नहीं बता रही, एब्सोल्यूट नहीं बता रही कि अच्छा अगर 6% रिस्क हो तो कितना रिटर्न इज द राइट रिटर्न, ये थ्योरी ये नहीं बता रही। ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन या एब्सोल्यूट एनालिसिस, कि इतने रिस्क पे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, ये नहीं बता रही। यार ये है कि अगर इसका रिस्क कितना है तो इतना रिटर्न है, तो दूसरे का रिस्क और रिटर्न के कंपेयर करके हम बता रहे हैं। तो ये थ्योरी हमें हेल्प करती है इन कंपैरेटिव एनालिसिस रादर देन स्टैंड अलोन और इंडिपेंडेंट एनालिसिस, ये इस थ्योरी की दूसरा है। ये हेल्प करती है लेकिन इसकी हेल्प की लिमिटेशन है एनालिसिस में, ये हमें कंपैरेटिव एनालिसिस देती है, डजंट हेल्प इन एब्सोल्यूट एनालिसिस। ये पोर्टफोलियो थ्योरी की दूसरी बात हो गई। तो पोर्टफोलियो थ्योरी की अगर हम बात करें, ये हमें हेल्प करती है कि फॉर्मूलाज हैं, हम एक एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और दो एसेट पोर्टफोलियो का भी, थ्री एसेट पोर्टफोलियो का भी हम रिस्क एंड रिटर्न क्वांटिफाई करते हैं इस थ्योरी के थ्रू। ये हमें हेल्प भी करती है इन्वेस्टमेंट के इन कंपैरेटिव एनालिसिस में, और वो हेल्प ऐसे होता है कि हम रिस्क और रिटर्न को कंपेयर कर रहे होते हैं। हाँ, अब अगर एस आ जाए एक जिसका रिस्क हो 7% और जिसका रिटर्न भी 20% हो, तो अब मैं आर और एस को कहूंगा ये दोनों ही बहुत एफिशिएंट है। हायर रिस्क अकम्पनीड बाय हायर रिटर्न, लोअर रिस्क अकम्पनीड बाय लोअर रिटर्न। अब आर और एस की अगर चॉइस करनी हो तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम में अगर मुझे कहा जाए आप आर और एस में से बताएं, कंपेयर करें, तो मैं कहूंगा दोनों एफिशिएंट है। हायर रिस्क आर अकम्पनीड बाय हायर रिटर्न, लोअर रिस्क आर अकम्पनीड बाय लोअर रिटर्न। ठीक है। जबकि अगर पी क्यू आर का एनालिसिस हो तो मैं कहूंगा पी और क्यू दोनों इनएफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू आर, के जो लोअर रिस्क पे कंपैरेटिव हायर रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है आर इज एफिशिएंट, पी एंड क्यू आर इनएफिशिएंट। बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग आर विद एस, मैं कहूंगा दोनों एफिशिएंट हैं, हायर रिस्क अकम्पनीड बाय हायर रिटर्न्स। सो दिस इज हाउ वी शुड बी कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये कंपैरेटिव एनालिसिस में ये पोर्टफोलियो थ्योरी हमें हेल्प करती है। जब हम पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ लेते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पोर्टफोलियो थ्योरी में सिंगल एसेट का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ा है, हमने पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स का रिस्क, टू एसेट पोर्टफोलियो, थ्री एसेट पोर्टफोलियो पढ़ते हैं हम, कोवेरिएंस, को रिलेशनशिप, कोएफिशिएंट, इनके फार्मूलाज, कोवेरिएंस के फिर और भी हमने फार्मूला पढ़ा है। कोवेरिएंस का एक फार्मूला ये भी होता है सिग्मा पी आर ए माइनस आर ए बार आर बी माइनस आर बी बार। मैं इन फार्मूलाज की डिटेल में नहीं जा रहा, ये कैलकुलेशन फार्मूलाज आपको लेक्चर में मिलेंगे। मैं तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से कि ये कैसे लिंक्ड है। एक जब शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये टॉपिक कैसे दूसरे टॉपिक से साथ लिंक्ड है। फिर इस पोर्टफोलियो थ्योरी में हम पढ़ते क्या हैं, 30,000 फीट की मैंने एक 30,000 फीट ओवरव्यू दिया है आपको इस टॉपिक का। अब उसके बाद हम आ गए हैं किस पे, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जब हम पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर हम आते हैं कैपिटल एसेट राइटिंग मॉडल पे, जिसे हम CAPM कहते हैं। इस मॉडल की ये इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। हमारा पूरा शुरू का लेक्चर इस डेरिवेशन, किस इक्वेशन की डेरिवेशन पे है, जो कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी, fair return that you can expect from a security comprises of two part, risk free rate, दिस इज द कंपनसेशन। जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो अपना पैसा आपने लगा लिया, दैट मनी, लेट से आपने एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने एक PIB में इन्वेस्टमेंट कर ली, बॉन्ड में, तो दैट मनी इज नॉट अवेलेबल टू यू नाउ फॉर एनी कंजम्पशन, फॉर एनी इमीडिएट यूज, वो आपने ब्लॉक हो गया। So you need to be compensated for parting with your liquidity, for giving away your money. Plus, on top of it, you must get some premium for risk. और वो कौन सा रिस्क है, वो थ्योरी कहती है सिस्टमैटिक रिस्क। ये थ्योरी, ये मॉडल रिस्क को दो हिस्सों में ब्रेक करता है। एक रिस्क का वो कंपोनेंट कहता है कि जो अनसिस्टमैटिक है,
और दूसरा सिस्टमिक है। सिस्टमिक या सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है कैन बी एलिमिनेटेड वाया डाइवर्सिफिकेशन। ये वो है मस्ट बियर है, भले डाइवर्सिफिकेशन हो ना हो, ये आप जरूर बियर करते हैं। ये मॉडल ये कहता है, और ये बेसिकली इक्विटी सिक्योरिटीज का मॉडल है। इट्स प्राइमरीली इक्विटी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। ये मॉडल कहता है कि किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी होल्डर को जो रिटर्न किसी शेयर से एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके दो हिस्से हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम फॉर बियरिंग सिस्टमैटिक रिस्क। हर शेयर में, हर सिक्योरिटी में ये कहता है टू अ सर्टेन एंगल एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ रिस्क है, एक अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक वो रिस्क है, डाइवर्सिफिकेशन करें तो ख़त्म हो जाता है। हमने ये बात पढ़ी थी, हम पोर्टफोलियो थ्योरी में पढ़ते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स यू रिड्यूस योर रिस्क। अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, जो कि सीजनल वेरिएशन है, लेट सपोज करें लॉन है, आप लॉन बनाते हैं कि कपड़े ज़्यादा समर में लाइट वेदर में यूज होते हैं तो विंटर में उनकी सेल कम हो जाती है। तो साथ में अगर आपने किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो शॉल्स बनाते हैं, विंटर क्लॉथिंग बनाते हैं, स्वेटर्स एंड जैकेट्स बनाते हैं, तो अब ये सीजनल रिस्क क्या होगा इन अ पोर्टफोलियो ऑफ दोज एसेट्स, वो मिनिमाइज हो गया। राइट। सिमिलरली अगर आपने एक ऐसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट की है जो कि ऑयल या मेटल्स कंज्यूम करती है, और एक दूसरी एंटिटी वो है जो ऑयल या मेटल्स एक्सप्लोर करती है, जब पोर्टफोलियो में दोनों तरह की कंपनियां आ जाएंगी तो ये प्राइसिंग रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स यू रिड्यूस दैट रिस्क। hedging एग्जैक्टली minimizes एंड डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स रिड्यूस। ये थ्योरी कहती है कि टू दी एक्सटेंट पॉसिबल आज की दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट हर सिक्योरिटी का ऐसा है रिस्क का जो कि डाइवर्सिफिकेशन से ख़त्म हो जाता है, उसको आप छोड़ें। यू शुड गेट प्रीमियम फॉर बियरिंग दैट component ऑफ रिस्क दैट यू कैन नॉट easily eliminate, दैट यू कैन नॉट easily डन डू अवे with। तो ये थ्योरी कहती है कि एज ए शेयर होल्डर जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए रिटर्न, या जो आपको मिलना चाहिए किसी सिक्योरिटी शेयर से, वो इक्वल टू रिस्क फ्री रेट है फर्स्ट। और रिस्क फ्री रेट और इज द रिटर्न दैट यू गेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज generally are considered risk free in an environment guaranteed by that government of that entity। corporates का डिफॉल्ट ज़्यादा इजी होता है गवर्नमेंट्स के डिफ़ॉल्ट के कंपैरिजन में, अल्दो हम अपने ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हम हर वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते हैं। जनरली डिफ़ॉल्ट इज फार मोर डिफिकल्ट एंड रेयर एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट विच इज़ मोर कॉमन। तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर जनरली कंसिडर्ड रिस्क फ्री। सो तो रिस्क, प्रीमियम फॉर बियरिंग द रिस्क, कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको आप डू अवे नहीं कर सकते। एक आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलना चाहिए विच इज़ बेंचमार्क विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटर्न। हमारे यहाँ टी बिल्स हैं, PIBs हैं 1 साल के, उनका रिटर्न ले लें। प्लस जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली दैट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, यू शुड गेट सम प्रीमियम फॉर रिस्क। उसमें प्राइस ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क है, तो उसका आपको प्रीमियम मिलना चाहिए, बट प्रीमियम फॉर बियरिंग सिस्टमैटिक रिस्क। सो ये मॉडल की डेरिवेशन शुरू में अगर आप देखेंगे तो हमने काफ़ी डिटेल में की है, फिर हमने इस बीटा की बहुत सारी शक्लें देखी हैं, बीटा के फार्मूलाज देखे हैं। बीटा इज एक्चुअली अ रेशो ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी ए विद द मार्केट रिस्क। ठीक है। ये जो प्रीमियम की बेंचमार्किंग है, ये RM मार्केट रिटर्न से है। RM इज मार्केट रिटर्न, यानी मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट एज अ होल। इसकी पूरी डिस्कशन है, बहस है कि ये कैसे हुआ है। RF इज अगेन रिस्क फ्री रेट, जैसे मैंने कहा। बीटा इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी विद मार्केट रिस्क। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। बीटा की आपको डिफरेंट शक्लें बताई गई हैं, डिफरेंट फार्मूलाज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज इन द क्वेश्चन। डिफरेंट तरीके से बीटा की कैलकुलेशंस क्वेश्चन में आपसे कराई जाती है, इस इक्वेशन की। ये तीनों बीटा की डिफरेंट शक्लें हैं, डिपेंड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन वी यूज रेलिवेंट फार्मूला। तो ये पोर्टफोलियो थ्योरी की बेसिक्स सबसे पहले हमने डिस्कस की हैं, इसकी कैलकुलेशंस की हैं।
और फिर उसके बाद हम इसके और टॉपिक्स में गए हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ तक रोकता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कैलकुलेशन है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछें। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँगा। जी, समी सनाउल्लाह। हुज़ैफ़ा थे अभी, उनका एक सवाल था, पता नहीं वो कहाँ चले गए। और फैज़ान, मैंने कहा हम सवाल लेते हैं बाद में। जी सनाउल्लाह, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। हुज़ैफ़ा का देखते हैं, शायद व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन है। जी सनाउल्लाह कह रहे हैं, सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एम थ्योरी, MVG is equals to is valid for same capital structure. It is valid when you assume theory assumptions, and for companies having same business risk. कैपिटल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है ना। MVU वो कंपनी है जो कि अनगियर्ड है, MVG वो कंपनी है जो कि गियर्ड है। दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर तो अलग है, हाँ, बट दे शुड बी बोथ सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए, सेम बिजनेस रिस्क होना चाहिए, ये मॉडल तब एप्लीकेबल है। सो एक कंपनी है, लेट से उसे आप यू कह लें, एक कंपनी है जी कह लें, ये 100% इक्विटी है, इसीलिए अनगियर्ड है। और इसमें अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट है 30 मिलियन डेट से, और इक्विटी है इसके अंदर 70 मिलियन, राइट। तो अगर इस कंपनी की वैल्यू है, सेम बिजनेस रिस्क है इन दोनों का, अगर इसकी वैल्यू है, लेट सपोज करें आपके पास 100 मिलियन, तो इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस इसके अंदर D/T आएगा। ये थ्योरी कह रही है कि फिर ये जो MVG है इज इक्वल टू MVU बेस्ड ऑन PBITs, ये भी बात ख्याल करनी है, प्लस D/T। तो इसमें जो डेट है ना, जितनी डेट है, लेट से 100, प्लस अगर दोनों का PBIT भी सेम है, प्रॉफिट प्रॉफिट भी सेम है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिजनेस रिस्क भी सेम है, तो इसमें 30 मिलियन इंटू, लेट से अगर आपके पास 40% टैक्स है, T इज 40%, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 प्लस 12, 112। ये है मतलब कि सिमिलर गियर्ड कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, उसकी वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। और ये जो 112 है, ये MVG की प्लस डी दोनों है। तो इसकी अगर डेट है 30, तो फिर इसकी इक्विटी की वैल्यू होगी 70 प्लस 30, या प्लस 12, सॉरी, जो इसमें ऐड हो गया, यानी रिमेनिंग इसकी होगी 82। और वो 82 ऐसे है कि 70 मिलियन तो शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और 12 उनको टैक्स का बेनिफिट मिल गया। इज दैट ओके सनाउल्ला? 70 प्लस 12, ये 82 ऐसे हो गया। तो ये फॉर्मूला उन कंपनीज पे अप्लाई होगा जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन वो सेम बिजनेस रिस्क बियर करती हैं, और वहां हमने थ्योरी की एजम्पशंस वैलिड रखी हुई है। और थ्योरी की एक बुनियादी एजम्पशन क्या है कि KD इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ गियरिंग। हम KD कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, और हम बिजनेस रिस्क कंपनीज का सेम अज्यूम कर रहे हैं। ये दो बातें हैं बुनियादी। एनी अदर क्वेश्चन? RE वैल्यू से क्या मतलब है आपका? रिटेन अर्निंग? नो, रिटेन अर्निंग देखें, अकाउंटिंग में बुक वैल्यूज पर्सपेक्टिव से, बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से इक्विटी कैन हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स की भी 10 शक्लें हो सकती हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व लिखा होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स,
राइट। ये सब हो गया टोटल, ये मिला के कहलाती है इक्विटी। लेकिन जब आप शेयर्स की मार्केट वैल्यू कहते हैं, सपोज करें आपके पास है 100 मिलियन शेयर्स, 100 मिलियन शेयर्स, जब उसकी मार्केट वैल्यू, लेट से आपने कहा जी उसकी मार्केट वैल्यू है 12 रुपए पर शेयर, तो ये कितना बन गया, 1.2 बिलियन, 1200 मिलियन। ये मार्केट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर इक्विटी। रिटेन अर्निंग्स की अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी आ गई, इंटायर इक्विटी की मार्केट वैल्यू कहलाती है। डज दैट मेक सेंस? बुक वैल्यू परस्पेक्टिव से इक्विटी हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, मार्केट वैल्यू परस्पेक्टिव से जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू, ये शेयर होल्डर्स ही की इक्विटी के बुक के कंपोनेंट्स हैं। तो उन्हीं शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, जिस जो भी ये शेयर खरीदेगा उन सारे कंपोनेंट्स का हकदार बन जाएगा किताब के हिसाब से। डज इट मेक सेंस? राइट। तो अलग से ये कोई कंपोनेंट नहीं है, शेयर की इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन सनाउल्लाह? अच्छा, हुजैफा का शायद एक सवाल था अबाउट पोर्टफोलियो, या हुजैफा का था या फैजान का था, जो मैं समझा शायद वो अबाउट ये इसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी देखें, लार्जर स्कीम में इसकी यूटिलिटी ये है कि रिस्क एंड रिटर्न थ्योरीज आर हेल्पफुल, जैसे मैंने ऊपर बताया था शुरू में कि रिस्क एंड रिटर्न थ्योरीज जब हम पढ़ लेते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज और उनमें से एमएम थ्योरी और ये सीएपीएम में हेल्प करती हैं अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिटर्मिनेशन में। अब सीएपीएम तक पहुंचने के लिए ना पोर्टफोलियो थ्योरी नेचुरल हुआ है, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ओवरऑल रिस्क की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हैं, ये सारी बातें हमें हेल्प करती हैं सीएपीएम में भी। सीएपीएम में अगर आप देखेंगे तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मॉडल बेस्ड वर्सेस एक्चुअल वर्ल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि पोर्टफोलियो से निकलता है कंपेयर करते हैं। तो पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ के सीएपीएम समझना भी आसान है, तो सीएपीएम तक भी हम पहुंचने के लिए पोर्टफोलियो थ्योरी एक तो सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव से भी रिस्क रिटर्न में पोर्टफोलियो थ्योरी के बाद सीएपीएम हमें समझ में आता है, सीएपीएम हमें समझ में आता है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम मार्जिनल कॉस्ट तक भी ठीक तरीके से पहुंचते हैं। दिस इज दिस इज द रेलेवेंस। एनी अदर क्वेश्चन? जी सनौल, आपको कोई और क्वेश्चन है? A criticism on MM theory is, if you could please validate. MM theory states increasing debt is better. Yes, MM theory with taxes. MM theory without taxes तो कहती है कि capital structure has no relevance on your market value and जो भी structure बना लें it's okay. Every capital structure is optimal. लेकिन MM theory with taxes कहती है कि higher the debt, greater the market value. जितनी ज्यादा हायर द डेट, क्योंकि ये जो एम वी जी बता रही है इज इक्वल टू एम वी यू प्लस डी इंटू टी, ये थ्योरी कह रही है कि हायर द डेट ग्रेटर द मार्केट वैल्यू एंड इट इज बेटर, और ये वैक ऑफ जी कम होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो हायर द डेट इज बेटर। जितनी ज्यादा डेट उतना अच्छा, ये एम एम थ्योरी विद टैक्सेस बता रही है। अच्छा, क्रिटिसिज्म इसका ये बात तो कह रही है, क्रिटिसिज्म ये है कि इक्विटी होल्डर इज डिक्रीजिंग, यस, एंड मान ली द मार्केट वैल्यू ऑफ लेंडर्स, नो। लेट सपोज करें, ऐसे देखें, हाँ रिस्क जरूर बढ़ रहा है उनका, और एक पॉइंट इन टाइम के बाद डेट, ये जो कहना है ना कि बस डेट बढ़ाते जाएं फायदा ही फायदा है, नो, इट सम पॉइंट इन टाइम के बाद आप शेयर होल्डर्स का रिस्क इतना बढ़ जाता है कि उनको जो है ना एक बजाय फायदा होने के नुकसान होता है। ट्रेडिशनल थ्योरी वाली बात कह रहा हूँ मैं। ये थ्योरी ये कह रही है कि लेट सपोज करें आपने स्टार्ट किया विद अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 100 मिलियन और यहाँ जीरो, ये ऑल इक्विटी बन गए आप टोटल। अब अगर आपने इसमें से यूं किया कि 20 मिलियन में डेट ले लूं और आपने शेयर्स बाय
जो है ना शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, तो शेयर होल्डर को अपने 20 रुपीज मिल गए, दे गॉट देयर 20 रुपीज। ये 20 मिलियन डेट करके शेयर्स आपने रिडीम कर दिए, यूं समझे आप। तो शेयर होल्डर के पास अपने 100 मिलियन है, प्लस उनको D/T का बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज लेट से अगर 30% है तो 6, तो उनको 6 रुपए का बेनिफिट हो गया। मजीद आपने लेट सपोज करें 30 मिलियन की और डेट कर ली, ये 50 हो गए, बाय बैक कर ली, तो कंपनी की वैल्यू में इस 30 का मजीद बेनिफिट आ गया, और 9 रुपए उनको और ज्यादा मिल गए, 9 मिलियन, ठीक है। तो वैल्यू उनकी यूं कम नहीं हो रही है, तो बायबैक हो रहा है, उनको अपने 30 मिलियन मिल गए, और मतलब इनका पैसा कम लगा हुआ है कंपनी में, दे हैव नो मनी टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। लेकिन हाँ, अब जितनी डेट बढ़ती जा रही है उनका रिस्क बहुत बढ़ रहा है। एक सम पॉइंट इन टाइम के बाद मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी में कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस आए, कुछ आए, तो कंपनी लिक्विडेट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तो वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये क्रिटिसिज्म वैलिड है कि ये कहना कि जितनी ज्यादा डेट हो उतना अच्छा है, नो, हायर द डेट हैज सिग्निफिकेंटली हायर कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू डिफॉल्ट, लिक्विडेशन क्राइसिस फॉर द कंपनी। यूं कहना ज्यादा बेहतर है रादर ये कहना कि उनकी वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू तो एक तरीके से बढ़ रही है, लेकिन एट अ सिग्निफिकेंट रिस्क विच इज नॉट सस्टेनेबल। डज दैट मेक सेंस सनाउल्लाह? जी। तो जब हम ये कहते हैं ना इक्विटी कम हो गई, तो इफेक्टिवली उनको उनके पैसे वापस मिल गए ना, वो शेयर बायबैक हो रहे हैं या रिडीम हो रहे हैं, तो वो पैसा उनको मिल गया अपना। 100 मिलियन से स्टार्ट हुए थे, 20 उनको डेट से रेस करके मिल गया, 30 और उन्होंने अपना ले लिया, तो उन्होंने अपना 50 वापस ले लिया एक्चुअली। एनी अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड? जी, इस वीक का टारगेट ये है कि पोर्टफोलियो भी कर लें, CAPM भी करें। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको CAPM की मजीद डिटेल समझाऊं, तो आप मेरी बात समझ सकें एंड यू फाइंड थिंग्स रेलिवेंट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, right. So with this, we conclude today's webinar and we will meet inshallah next week. Assalamu alaikum.